नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। डीएलएड की परीक्षा जो अक्टूबर माह में होनी है, उसी के लिए हम लोग द्वितीय सेमेस्टर के गणित के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मैं वीडियो डालूं और तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। संख्याओं 10, 65 और 91 का लासा क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं गुणनखंड विधि से इनको कर लेते हैं। 10 का गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणा 5, 5 दूना 10 होता है। 65 हमें मालूम है 13 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ें तो 65 आ जाता है। 91 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें तो 91 आ जाता है। तो अगर इनका लासा हमको ज्ञात करना है तो पहले 5 इन दोनों में मिल रहा है, 5 लिख लिया। 13 इन दोनों में मिल रहा है, 13 लिख लिया। और बचा क्या है हमारा? 2 बच गया है और 7 बच गया है। 2 बच गया है और 7 बच गया है। तो इनका गुणा हम लोग कर लेते हैं। तो देखो 13 का 7 में गुणा करेंगे 91 और 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 और 10 का अगर किसी संख्या में गुणा किया जाए तो एक 0 बढ़ जाता है। तो 910 कौन सा आंसर सही है? हमारा ऑप्शन सी सही है। दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा सवाल ये आप लोग याद कर लीजिए। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती है कि इसका फार्मूला होता है दो संख्याओं के बीच परमेय परमेय संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। फिर जो आधी मिलेगी, जो बीच वाली संख्या मिलेगी, उसको और पहली के साथ जोड़ के आधा कर देंगे। ऐसे ही जो मिलती रहेंगी उनको और एक दूसरी संख्या को लेके जोड़ के आधा करते रहेंगे तो अनंत संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या कितनी होती है? अनंत। तीसरा सवाल है 3 + 2 × 7। अब 3 + 2 ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है और गुणा 7 ये हमारा कौन सा नियम है? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये वितरण नियम है, यानी कि 7 को इन दोनों के साथ वितरित करना है। यानी कि 3 गुणा 7, बीच में जो चिन्ह लगा है उसका, फिर 2 का 7 में गुणा कर देंगे 2 गुणा 7। ये कौन से ऑप्शन मिल रहा है? बी में मिल रहा है। यही मेरा ऑप्शन सही है। x - 7 और x + 9 का गुणनफल है। देखो कैसे गुणा किया जाता है। दोनों संख्याएं जो दो ब्रैकेट में संख्याएं दी गई हैं उनको लिख लेते हैं पास पास। फिर पहली संख्या का दूसरी संख्या के दोनों संख्याओं में गुणा करते हैं। पहली संख्या का x में गुणा करेंगे तो x 2 बार हो गया। फिर x का 9 में गुणा करेंगे तो 9x हो गया। अब दूसरी संख्या इसका दोनों में -7 है तो -7 का x में गुणा करेंगे और 9 7 63 माइनस चिन्ह लगा हुआ तो माइनस प्लस का गुणा। आप देख लेते हैं x², ये 9 से 7 गया तो प्लस का 2x बच गया -63। ये कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। यही मेरा ऑप्शन सही है। अगला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। ये पहले वीडियो में भी इस तरह का सवाल था। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला हमने बताया था आपको, बस वही फार्मूला लगाना है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसमें ऊंचाई पूछी गई थी, इस बार आधार पूछ दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 दिया गया है। इधर 1/2 आधार मालूम नहीं है, आधार हमको ज्ञात करना, मान लो x है। ऊंचाई 8 दी गई है। अगर अननोन का मान ज्ञात करना है तो उसके गुणे वाली संख्या भाग में, भाग वाली संख्या गुणे में पहुंचती है। तो 48 2 भाग में थे, 2 ऊपर पहुंच जाएंगे और 8 गुणा में था तो इसलिए भाग में। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार में 48 आ जाता है और 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12। इसलिए हमारा ऑप्शन
ए सही है। अगला सवाल है अब लघु उत्तरीय प्रश्न। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान दीजिए कि जो हमारे मात्रक लिखे हैं वो एक ही पद्धति में होने चाहिए। यहाँ मीटर लिखा है, यहाँ हेक्टेयर लिखा है, तो हेक्टेयर और मीटर में क्या संबंध होता है ये याद कर लीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर। तो यहाँ आधा हेक्टेयर लिखा है तो 0.5 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा? आधा हेक्टेयर, एक 10,000 के तो आधा 5,000 के, 5,000 वर्ग मीटर हो गया। अच्छा, आयताकार मैदान का क्षेत्र, इस मैदान की एक भुजा, तो आयताकार मैदान जो होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से, लंबाई गुणा चौड़ाई से। क्षेत्रफल हमें पता हो गया 5,000 वर्ग मीटर है। अगर चाहे लंबाई 125 मान लें चाहे चौड़ाई मान लें, एक भुजा दी गई है तो दूसरी भुजा जो हमको ज्ञात करनी है, जब हम चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो गुणे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में। 5,000 बटा 125। अब 125 दूना 250 होता है और 250 का दूना 500 होता है, तो 125 का कितना हो गया? 4 गुना 500, लेकिन एक जीरो ज़्यादा है तो 40। तो आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया एक भुजा 40। 7वां सवाल है हमारा, समीकरण x/3 + x/2 बराबर 10 को हल करना है। अब देखो, इस प्रकार भिन्नात्मक रूप में अगर कोई समीकरण लिखा है तो सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम। जो दो संख्याएं दी गई हैं 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 6। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, जितनी बार भाग देते हैं उसका ऊपर गुणा, तो 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2x, और 2 का 6 में भाग देंगे तो 2 3 6 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3x बराबर 10। अब 10 के नीचे 1 मान लेते हैं और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 और 2 5x, और उसमें गुणा किसका होगा? 1 का, और 10 में गुणा कितने का होगा? 6 का। जब हमें x का मान निकालना होगा तो 10 गुणे 6, और ये 5 जो है नीचे, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, तो x का मान हमारा 12। अगला सवाल है, चित्र में 2 त्रिभुज दिखाए गए, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है। दोनों समरूप त्रिभुज मतलब एक रूप के हैं। यदि BC का मान 2 सेंटीमीटर दिया है, AB का मान 3 सेंटीमीटर दिया है, QR का मान 3 सेंटीमीटर, तो PQ की माप ज्ञात करनी। समरूप त्रिभुजों की परिभाषा हम लोग अगर जानते हैं तो बस इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है इस सवाल में। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये जो बड़े त्रिभुज की ये भुजा हम देख रहे हैं तो इसका और इसका अनुपात 1 बराबर होना चाहिए, मतलब PQ, और अगर AB से भाग दें तो बराबर किसके होना चाहिए? अगर ये नीचे वाली भुजाएं ले लेते हैं आधार आधार, तो QR अपान BC इसके बराबर होना चाहिए। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। PQ तो हमको ज्ञात करना है। AB 3 दिया हुआ है, QR 2 दिया हो, QR 3 दिया हो, और BC 2 दिया है। PQ ज्ञात करेंगे तो ये 3 ऊपर चले जाएंगे 3 के साथ, 3 तिया 9/2, 9/2 मतलब 9/2 हो जाएगा। 2 का भाग 9 में 2 चाकू 8, 1 बचेगा, दशमलव रख के 0 बढ़ाएंगे तो 5 10, इसका मतलब 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी PQ। टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। ये संख्याएं हमको दी गई हैं 15, 16, 12, 16,
अब इनकी एक बारंबारता सारणी बनानी होती है। तो हम देखते हैं कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कितनी है 12 और सबसे बड़ी संख्या कितनी है 16। तो हम वर्ग अंतराल बना लेते हैं, कहाँ से 10 से लेकर 15 से तक और 15 से लेकर 20 तक, दो वर्ग अंतराल बना लेते हैं। तो 10 से लेकर 15 तक में 15 नहीं गिना जाएगा, यानी कि 10 से 15 के बीच में कितनी संख्या है 1 2 3 4 और 5 संख्याएं हमारी हैं। 1 2 3 4 5। तो टैली चिन्ह लगाने के लिए 4 अगर संख्याएं हैं तब तो ऐसे ही 4 लाइनें कर देते हैं और 5वीं लाइन को ऐसा काट देते हैं। 5 अगर इससे ज़्यादा है तो 5 काट के फिर आगे 1 से शुरू करेंगे। 15 से 20 के बीच में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी संख्या है 7 संख्या। तो अब 7 कैसे करना है 2 3 4, 5वीं को ऐसे काट देंगे 2 और बना देंगे। तो ये हो गया हमारी सारणी। इसमें आप लाइन खींच देना ऐसे, ये हमारी सारणी बन गई। सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। ये परिभाषा आपने पढ़ी होगी, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो संख्याएं गिनती के लिए प्रयोग की जाती हैं। गिनती कहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 1 से, लेकिन अगर इसमें 0 को और मिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई 0। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती 0 से शुरू होती। इस वीडियो का लास्ट सवाल है, निम्न में से समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर लिखिए। तो पहले तो आप लोग समीकरण और सर्वसमीका में अंतर समझ लीजिए। समीकरण वो होता है जो x के कुछ मानों के लिए ही सही हो। सर्वसमीका वो होता है जो चर दिया गया है या x y जो भी दिया गया है उसके प्रत्येक मान के लिए सही हो। तो हम देखते हैं, देखो इसमें अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो 2x प्लस 2 बराबर 2x प्लस 2, दोनों पक्ष हमेशा बराबर रहेंगे, x का चाहे कुछ भी मान रख दिया जाए। तो ये क्या हो गया हमारा सर्व समीका हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू x। अगर 2x x इधर लाएंगे तो माइनस, और माइनस का एक उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, x बचा। तो ये केवल x बराबर 1 के लिए ही सही है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा समीकरण हो गया। आई होप आपको सभी सवाल और सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर